प्रशासन में लचीलापन अनिवार्य है। किंतु समानता देखा गया है, लोचशीलता की कमी दिखती है। यह देखा गया है कि लोचशीलता की कमी दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी। लोचशीलता की कहें, ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? मतलब हमारा सुझाव क्या होगा, यह बात करें हम लोग। लोचशीलता की यदि बात करें, क्या सुझाव होगा? एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। प्रश्न क्या है कि प्रशासन में लचीलापन अनिवार्य है, लोचशीलता, लचीलापन, किंतु देखा गया कि लोचशीलता की कमी दिखती है। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? फ्लेक्सिबल की बात करें हम लोग, फ्लेक्सिबल होता क्या है? हमेशा यह कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल होने का मतलब यह है कि नए विचारों के प्रति खुली सोच रखना। खुली सोच रखना, कोई भी नया विचार हो उसके प्रति खुली सोच रखना। हरी बात है, नए मूल्यों को स्वीकार करना तथा बदलते हुए परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को समायोजित करना। हरी बात है कि क्षमता ही लोचशीलता कहलाती है। तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई नया विचार आ रहा है, हम उसे अडॉप्ट करें, खुली सोच उसका स्वागत करें। ठीक है, हम नए मूल्यों को स्वीकार भी करें और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप हम स्वयं को समायोजित कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिखने लगा है। कहीं कहा जाता कि 10 दिन की वर्षा एक ही दिन में हो जा रही है। ये क्लाइमेट चेंज है, ये लैंडस्लाइड। अब क्या होगा? क्लाइमेट चेंज के अनुरूप सबको चेंज करना होगा। कृषि कार्यप्रणाली भी चेंज करनी होगी, आपका पूरा सिस्टम भी चेंज करना होगा, मूल्य भी नए एक्सेप्ट करने होंगे। तो क्लाइमेट चेंज के अनुरूप पूरी प्रशासन को बदलना है। ठीक, और प्रशासन में परिवर्तन तो तब होगा जब प्रशासक नए मूल्यों को स्वीकार करे और बदलते हुए परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने की क्षमता रखे। अरे बात है, ये होगा तो ये कहा जाता है कि जो प्रशासन है वो लोचशील है। तो लोचशीलता का मतलब होता क्या है? अब इसे देखो आप, लोचशील होना, फ्लेक्सिबल। प्रश्न ये उठा कि प्रशासन में लोचशीलता बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? कि जब प्रशासन लोचशील होगा ना, तो परिवर्तन के प्रति एक सकारात्मक सोच होगा, और जब परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच होगा तो प्रशासन डायनेमिक बनेगा, गतिशील बनेगा। और जब प्रशासन गतिशील बनेगा तो उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी तभी होगी जब बदलते हुए परिवर्तन के अनुरूप प्रशासन में डायनेमिक हो। वो तब होगा जब परिवर्तन के अनुरूप प्रशासक एक सकारात्मक सोच रखे। सकारात्मक सोच, हम खुलेपन की बात करें। दूसरी चीज देखा जाए, हमेशा मूल्य लगातार बदल रहे हैं।
सारी बातें, क्योंकि लोगों की डिमांड लगातार बदलती चली जा रही है, मौलिक अधिकारों का लगातार विस्तार हो रहा है, और प्रशासन जिसे पहले अनैतिक मानता था अब लोगों का राइट्स बनता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह देखा ये जाए, समलैंगिकता, लिविंग रिलेशनशिप, पहले समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता था, अब लगातार इसकी स्वीकारता बढ़ती चली जा रही है। तो जो नए मूल्यों की स्वीकारता बढ़ती जा रही है, प्रशासन को उन नए मूल्यों को स्वीकार करना होगा। सारी बात है, और उसके अनुरूप पॉलिसी बनानी होगी। और यह तभी संभव है कि जब नए मूल्यों की स्वीकारता समाज में बढ़ रही है, उसके अनुरूप पॉलिसी का निर्माण करना होगा। तभी संभव है जब प्रशासन आधुनिक मूल्यों को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट तब करेगा जब लचीला होगा, वो लोचशील होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, नए मूल्यों को स्वीकार कर ले। फॉर एग्जाम्पल, समलैंगिक विवाह की बात करें, इस पर डिबेट समाज में चर्चा हो चुकी है। समलैंगिकता एक नया मूल्य ही है, पर दुर्भाग्य एक हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो कंजर्वेटिव है, समलैंगिकता को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कई बार क्या होगा ना, कई बार प्रशासन और सोसाइटी के बीच क्लैश शुरू हो जाएगा, और वह सोसाइटी उस ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट नहीं करेगी। तो ब्यूरोक्रेट को समाज तब सपोर्ट करेगा जब ब्यूरोक्रेट समाज में होने वाले जो आधुनिक मूल्य हैं, जो मूल्यों में परिवर्तन, उसको एक्सेप्ट कर ले। वो जब एक्सेप्ट करेगा तो समाज या जनता उस ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट करेगी, और वह नए मूल्यों को तब सपोर्ट करेगा जब वो लोचशील हो, खुलापन हो, एक तो देखा जाए। तीसरी चीज देखा यह जाए, जब ब्यूरोक्रेट या प्रशासन में लोचशीलता होती है ना, तो जो चैलेंजेज उत्पन्न होते हैं, चुनौतियां, उसका समाधान आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? जब लोचशील होगा तो अपने आप को चेंज करेगा, और जब अपने आप को चेंज कर लेगा तो चुनौतियों का समाधान आसान हो जाएगा, और चुनौतियों का समाधान आसान हुआ तो प्रशासन में आत्मविश्वास का संचार होगा। आत्मविश्वास, तो लोचशीलता प्रशासन को क्या करता है? आत्मविश्वास, और ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाती है। क्लियर? अगली चीज, यदि प्रशासन लोचशील है तो जहां लोचशीलता होगी वहां क्रिएटिविटी होगी। जहां लोचशीलता होगी वहां रचनात्मकता होगी, और जहां रचनात्मकता होगी वहां उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए नए नए तरीके सोचे जाएंगे। और जब नए तरीके, नए प्रविधि, नए मेथड की सोच की बात की जाएगी, नए मेथड इजाद किए जाएंगे, तो स्वाभाविक है चुनौतियों का समाधान बहुत आसान हो जाएगा। क्रिएटिविटी, क्योंकि खुलापन, लचीलापन करता क्या है? हमेशा क्रिएटिव बना देता है ये। और एक चीज देखा जाए, सबसे बड़ी चीज, कहने की लोचशीलता प्रशासन को सहिष्णु बनाता है। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? मैं आपको पसंद नहीं करता फिर भी स्वीकार करता हूं, तो प्रशासन को यह सहिष्णु बनाता है, ये लोचशीलता देखा जाए। और एक बड़ा सहिष्णु ये, यदि सहिष्णुता होगी तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना आसान हो जाएगा, कानून का क्रियान्वयन भी आसान हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर भी आसान हो जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि लोचशीलता होगी तो भावनात्मक समझ का विकास होगा, इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास होगा, इमोशनल इंटेलिजेंसी से पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति से क्या होगा? लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि जो प्रशासन है वो लोचशील बना रहे। क्लियर? प्रश्न ये उठा हमेशा, लोचशीलता की कमी दिखती है। लोचशीलता की कमी क्यों दिखती है? रीजन क्या है? जब परिवर्तन होता है ना, तो ब्यूरोक्रेट अपने आप को बदलते समय के अनुरूप स्वयं को क्षमतावान नहीं मानता, और जब क्षमतावान नहीं मानता, उसको लगता है कि शायद उतना कैपेबल नहीं है, तो उस परिवर्तन का विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का सिलेबस अपडेट हुआ तो पुराने विद्यार्थियों को लगेगा अब मेरे लिए संकट है ये, तो नए सिलेबस के जो अपडेट, उसका विरोध करता है। हम ब्यूरोक्रेट की बात है। दूसरी चीज देखा ये जाए,
एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है, वर्तमान सिस्टम के अनुरूप अपने आप को समायोजित कर चुका है। अब यदि, हमेशा ध्यान दें इस बात को, सिस्टम में परिवर्तन हुआ तो उसके अनुरूप उस ब्यूरोक्रेट को भी अपने आप को चेंज करना होगा। लेकिन दिक्कत क्या चीज है, एक सिस्टम के अनुरूप वो अपने आप को एडजस्ट कर चुका है और कंफर्ट जोन में जा चुका है, वो कंफर्ट जोन में जा चुका है वो। और ये बात है, उसमें वो परिवर्तन चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है ये है कि यदि मैंने परिवर्तन को स्वीकार किया तो नई चुनौतियां पैदा होंगी, और नई चुनौतियां पैदा होंगी तो ब्यूरोक्रेट के ऊपर एक नए दायित्व आ जाएंगे, और दायित्व से बचना चाहता हुआ। तीसरी चीज देखा ये जाए, कई बार जब परिवर्तन होता है ना तो ब्यूरोक्रेट के ईगो पर चोट करता हुआ। अरे बात है, ईगो पर चोट करता है। जब ईगो पर चोट करता तो स्वाभाविक है उस परिवर्तन के प्रति उसके अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। अब उसे कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं नए परिवर्तन को। अरे बात है, और एक सबसे बड़ी चीज, एक छोटा सा एग्जांपल दो आपसे। जब आया बायोमेट्रिक सिस्टम तो ब्यूरोक्रेट ने विरोध किया, कहा मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये एक नया सिस्टम था और काफी विरोध हुआ, क्योंकि पहले बायोमेट्रिक सिस्टम था नहीं, कभी आओ कभी जाओ, अब अनिवार्य हो गया। तो बायोमेट्रिक सिस्टम का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। हाँ बिल्कुल। ये हो रहा है नए सिस्टम को लोग, क्योंकि पुराने सिस्टम के अनुसार हर एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में जा चुका होता है। कंफर्ट जोन में प्रश्न ये उठा, आप सिविल सेवा को लचीला बनाना है, हम लचीला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे उसको लचीला बनाया जाए। देखा जाए तो यदि लचीला बनाना है तो सबसे बड़ी चीज तो यह करना होगा आपको, बड़ी चीज कि आप लोक सेवक की प्रतिष्ठा को संगठन की सफलता के साथ जोड़ दो। आप याद रखना, जब कोई चीज बहुत टफ हो जाए ना, तब इमोशन का सहारा लो, उसके इमोशन को मैनेज करो। इमोशन इंटेलिजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोक सेवक की प्रतिष्ठा को संगठन की सफलता के साथ जोड़ दो। आप आज जब उसकी प्रतिष्ठा संगठन की सफलता के साथ जुड़ जाएगी तो एक लोक सेवक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संगठन को सफल बनाने की कोशिश करेगा, और सफल बनाने के लिए क्या करेगा, नए परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेगा वो, और धीरे धीरे वह लोचशील होता जाएगा। नंबर 2 की बात करें, जो भी नए परिवर्तन हो रहे हैं उसे एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करो आप। आज आप किसी चीज को चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं ना, चुनौती के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। और तीसरी चीज देखा यह जाए, लोचशील होने के लिए पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। आप प्रमोट करने के लिए हम जब पुरस्कार की व्यवस्था करेंगे तो प्रत्येक ब्यूरोक्रेट क्या करेगा, वो स्वयं को तो जो पुरस्कार दिलाने के लिए वो क्या करेगा। और एक सबसे बड़ी चीज, आप सकारात्मक परिवर्तन किस अनुपात में लागू हो रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन किस अनुपात में लागू हो रहे हैं, जो नए आइडिया है किस अनुपात में लागू हो रहा है। बातें समझ में आ रही? इस आधार पर आप प्रमोशन के संदर्भ में एक निर्णय लो। सारी बातें ये है लोचशीलता। बातें समझ में आ गई होंगी? प्रेम कर ले हम लोग। चलो आप, हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। हम लोग लोचशीलता का अर्थ क्या है?
फर्स्ट पैरे में लचीलापन का आशय नए विचारों के प्रति खुली सोच रखना, ये प्रतीक खुली सोच रखना, नए मूल्य परिवर्तन को स्वीकार करना, नए मूल्य तथा बदलते हुए परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को समायोजित करना। अनुरूप स्वयं को समायोजित करना है, यह लचीलापन का आशय ही है। क्लियर? हम अगले पैरे में आएंगे। प्रशासन में लचीलापन अनिवार्य है। चलें, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। प्रशासन में लचीलापन अनिवार्य है। क्यों? रीजन क्या है? पहली चीज, क्योंकि नए परिवर्तन के अनुरूप सकारात्मक सोच संगठन में गतिशीलता एवं स्थायित्व, पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, संगठन में आधुनिक मूल्यों का समावेश। परिणामतः चुनौतियों का समाधान। चुनौतियों का समाधान आसान। तीसरी चीज, चलें, ये लचीलापन की बात करें हम लोग। नंबर सी की बात करें, बदलते समय के अनुरूप बदलते समय के अनुरूप संगठन में परिवर्तन से संगठन की क्षमता में वृद्धि, परिणामतः आत्मविश्वास,
नंबर डी की बात करें हम लोग, प्रशासन में सहिष्णुता और रचनात्मकता को प्रोत्साहन। एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। और नंबर ई की बात करें, एक सबसे से देखा जाए, और ये बात है लोचशीलता से भावनात्मक समझ का विकास। जिससे सकारात्मक अभिवृत्ति, परिणामतः लक्ष्य की प्राप्ति आसान। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। और ये बात है, आप सोचो, आप कौन सा, हाँ गुड। भावनात्मक समझ का मतलब होता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब होता क्या है? भावनात्मक समझ का समान अर्थ होता है अपनी भावनाओं को समझना, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को मैनेज करना, आत्म प्रबंधन। और ये बातें, फिर अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा, दूसरों की भावनाओं को समझना, सोशल अवेयरनेस, और उनकी भावनाओं को मैनेज करना, सोशल मैनेजमेंट। ये 5 कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी के। लेकिन व्यक्ति अपनी भावनाओं को मैनेज तभी कर पाएगा जब लोचशीलता हो। याद रखना, जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना मैनेज, तो विनम्रता आएगी। और जब विनम्र हम्बल बनेगा, जो लोचशील होगा वो हम्बल बनेगा। जो हम्बल बनेगा अपने इमोशन को मैनेज कर लेगा। वो जो विनम्र है ही नहीं, वो इमोशन को मैनेज नहीं कर पाएगा। मन में गुस्सा है तुरंत व्यक्त कर देंगे, इसका हम्बल नहीं है। और जो व्यक्ति हम्बल है, मन में क्रोध आया उसको मैनेज करेगा, क्योंकि उसको पता है इस इमोशन को मैंने व्यक्त किया था, सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे बातें, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करेगा, प्रशासन को हम्बल बनाएगा। विनम्रता से क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट होगा, इमोशन को मैनेज करने के लिए। ये हुआ तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, वो हुआ तो पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि ऐसा होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। और लक्ष्य की प्राप्ति आसान हुई तो फिर सोचो, तब मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कैसे, ये जरूरी क्यों है? ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में चला गया, क्योंकि हमारे पास जानते हो क्या होता है, एक तो शब्द, सब कुछ लिखना 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब एक चीज सोचो जरा, प्रश्न का जो अगला पार्ट ये है कि लोचशीलता की कमी दिखती है। सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा, किंतु सेवकों में लोचशीलता की कमी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि नंबर 1 के बाद एक लोक सेवक नए परिवर्तन का रूप,
स्वयं को क्षमतावान नहीं मानता है। उससे लगता है कि तो नए परिवर्तन का विरोध करता है। उसको लगता है उसकी क्षमता इतनी है ही नहीं। नंबर 2, सारी बात है। नंबर 2 की बात करें, एक लोक सेवक स्वयं को संगठन के अनुरूप समायोजित कर चुका होता है। यदि नए परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है स्वीकार किया जाता है तो उसके अनुरूप संगठन में परिवर्तन करना होगा। संगठन में परिवर्तन करना होगा, जिससे लोक सेवक को भी अपने आप को बदलना होगा। लोक सेवक को स्वयं को बदलना होगा, जिसे लोक सेवक कठिन मानता है। वो उसे बहुत ज्यादा कठिन मानता है। वो तीसरी चीज बात करें, नए परिवर्तन से कई बार लोक सेवकों को अहम पर चोट पहुंचती है। हाँ हाँ, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें क्या हो रहा है ना, वो क्षमतावान नहीं मानता और लगता है कि नए परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी महत्ता खत्म हो जाएगी और शायद मुझे निकाल के बाहर कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर का जमाना आया, पुराने लोगों ने विरोध किया, या तो बदल जाओ, अपने आप को चेंज कर लो, अन्यथा बाजार से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ये बातें समझ में आ रही? हमेशा जब परीक्षा पद्धति, एग्जाम मेथड पैटर्न चेंज होता है ना, तो पुराने लोग विरोध करते हैं। उनको लगता है नए सिरे से तैयारी करनी होगी और शायद नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्षमता माननी मानते, तो उनको डर लगता है। वो पहली बात। दूसरी पॉइंट में क्या चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करना होगा तो उन्हें भी बदलना होगा अपने आप को, जबकि बात वो अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जा चुके हैं। और कोई भी संगठन, सिविल सेवक कंफर्ट जोन में परिवर्तन नहीं चाहता। तीसरी चीज होता क्या है, नंबर 3 की बात करें, हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपसे। कई बार होता क्या उनके सामने, कई बार यदि नया परिवर्तन हुआ ना, एक बड़ा इशू ये हो जाता है, उनके साथ एथिकल डायलेमा क्रिएट हो जाता है।
पर आपने आरटीआई की बात तो की, सूचना देनी होगी और अपने गोपनीयता की शपथ ली है। अरे बातें, इथिकल डायलेमा क्रिएट हो गया, नैतिक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। और नैतिक दुविधा से बचने का यह रास्ता कि वे लोग क्या करें, उसका विरोध करें। आरटीआई का हम विरोध करने की बात करते हैं। तीसरी चीज, नए परिवर्तन से कई बार नैतिक दुविधा की स्थिति पैदा, जैसे आरटीआई के कारण पारदर्शिता एवं गोपनीयता दुविधा की स्थिति। नंबर 4 की बात करें, कभी कभी नया परिवर्तन से अहम पर चोट पहुंचती है। जैसे होता क्या है, सरकार ने कहा अब आपको क्या करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना होगा। अरे बात है, और घर घर जा करके आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो ब्यूरोक्रेट अभी तक ऑफिस में बैठ करके आराम की जिंदगी, जनता अब उसको जाना होगा, उसके ईगो अहम पर क्या पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी। बात है जैसे डीएम का जो रुतबा है, यदि वह आज आपको हर गांव में जाकर के घर घर जाके पूछताछ करनी होगी, कहेंगे आपको घर घर क्या होगा, तो उसका ईगो क्या होगा, हर्ट होगा। तो परिवर्तन का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूं मैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया था कि भाई कुछ ऐसे विषय हैं अधिकारी को घर घर जाना होगा। उसका जबरदस्त तरीके से लोगों ने विरोध किया, अधिकारियों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। और कुछ तो अधिकारी ये कहते पाए गए कि अब सरकारी नौकरी वास्तव में नौकर बना के रख दी है, हम घर घर जा करके झोपड़पट्टियों में जाके पूछना होगा आपको। अधिकारियों की बात अच्छी नहीं लगी। अब सोचो, वो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस है, वो जाके घर घर पूछे, दरवाजा नाक करे घर घर जा करके, और विरोध हुआ जबरदस्त तरीके से। है सरकार जिद पड़ी थी तो ठीक, लोगों ने बाद में एक्सेप्ट तो किया ब्यूरोक्रेट ने, पर उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ ही नहीं। वो खानापूर्ति होती है, वो जाते ही नहीं। वो गए, जितने सवार्डिनेट कलर उनको भेज दे, जाओ पता करके आ जाओ, और खुद ही गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो जाते ही नहीं है। दिक्कत ये है। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्यों लोचशीलता की कमी है? आप हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। प्रश्न ये उठा, अब अगले परे में आएंगे, आलोचशील बनाना जरूरी है, तो क्या करेंगे? फोर्थ पैरे की है बात। एक मिनट रुक जाओ। अतः एवं
संगठन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए को बनाए रखने के लिए प्रशासन में लोचशीलता का विकास आवश्यक। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए अब आपको करना क्या होगा? परिवर्तन के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम। पहली बात, जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम से क्या होगा? उनकी क्षमता बढ़ेगी, और जब क्षमता बढ़ेगी तो वे लोग क्या करेंगे? नए परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे। आ रही बात? प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पहला पॉइंट। दूसरी चीज हम बात करें, लोक सेवा की प्रतिष्ठा को संगठन की सफलता के साथ जोड़ दिया जाए। नंबर 2, लोक सेवक की प्रतिष्ठा को संगठन की सफलता के साथ जोड़ा जाए। ताकि स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए संगठन में नए परिवर्तन स्वीकार किए जाए। एक नए परिवर्तन स्वीकार किए जाए। नंबर 2, चलें नंबर सी की बात करें। परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच के लिए परिवर्तन को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ताकि एक लोक सेवक आम की संतुष्टि के लिए उस परिवर्तन को स्वीकार कर ले। उस परिवर्तन को स्वीकार कर ले। होना यह चाहिए वो उस परिवर्तन को स्वीकार कर ले। अगली चीज बात करें हम लोग,
लोचशीलता के लिए पुरस्कार पद्धति की शुरुआत के साथ नवाचार सूचकांक तैयार किया जाए। और उसी के आधार पर आर्थिक लाभ का वितरण। आप पुरस्कार दो, आप एक पुरस्कार पद्धति की शुरुआत होनी चाहिए। बात करें, और जब पुरस्कार पद्धति की हम बात करेंगे ना, पुरस्कार पद्धति की हम जब बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोग पुरस्कार पाने के लिए नए विचारों को स्वीकार करेंगे और प्रशासन में एक क्या किया जाए, नवाचार सूचकांक, इनोवेशन इंडेक्स तैयार किया जाए और उसी के आधार पर आर्थिक लाभ का वितरण किया जाए। और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करे उसको आप क्या करो, आप ज्यादा लाभ पहुंचाओ। ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप प्लीज। अच्छा, निष्कर्ष की बात करें हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, निष्कर्ष लिखो आप। वस्तुतः लोचशीलता के कारण गतिशील बना रहता है। गतिशील विकास एवं बना रहेगा। ये बातें हम लोग, इसी प्रश्न को क्या करेगा यूपीएससी, थोड़ा सा घुमाएगा इस प्रश्न को। आप एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रश्न आंसर ज्यादा लंबा हो गया जो 250 वर्ड्स में हो गया होगा। हाँ? नहीं, कानून को इग्नोर करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक लोचशीलता में क्या है, फ्लेक्सिबल का नए परिवर्तन को स्वीकार करना, पर कानून के साथ कभी समझौता नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, इनका जो प्रश्न है बिल्कुल आधार कार्ड जो भी की बात कल के केस सिस्टम में डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है, जो कानून कहता है ये चीज होनी चाहिए, और ये बातें, पर वास्तव में देखा जाए हम सहानुभूत की बात, भाई तार्किक मदद पर पहुंचाओ, ये सुविधा होनी चाहिए, तो कई बार कानून का उल्लंघन हो जाता है। हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को।
लेकिन फिर एक बात कहना चाहता हूं कि सहानुभूत में, समानुभूत में, संवेदनशीलता में किसी भी कीमत पर कानून के उल्लंघन की बात नहीं की जाती है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि कानून का शासन प्राइमरी है और लोक सेवा का प्राथमिक उद्देश्य कानून का शासन। पहली बात, यदि आप, मान लिया जाए आपने सहानुभूति दिखाते हुए कानून को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब यह कि आप सत्यनिष्ठ नहीं हो, आप संवेदनशील हो, यह सच है। पर एक प्रशासन में सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जब ये क्लैश होगा ना, तो हमारे लिए सत्यनिष्ठा प्राइमरी है, न कि संवेदनशीलता। अरे आप देखो, हमारा जो प्रशासन है कानून के साथ संवेदनशीलता को स्वीकार करता है, कानून की कीमत पर वह संवेदनशीलता को स्वीकार नहीं करता। ये बात हमेशा ध्यान है। सारी बातें कभी भी कानून की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, कानून के साथ संवेदनशीलता की बात की जाएगी। ये जब केस स्टडी पूछता है ना, तब ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। हम लिखते हैं नहीं नहीं वो बुढ़िया गरीब है, उसको मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आप करुणा का प्रदर्शन कर रहे हो, पर नहीं कर रहे हो, आप सत्यनिष्ठा को इग्नोर कर रहे हो। केस स्टडी में आपके अंक क्या हो जाएंगे? कटने शुरू हो जाएंगे। इसे आपने देखा होगा, आपके पास क्या विकल्प है, विकल्प पूछता वो। अब विकल्प पूछने का उद्देश्य क्या चीज है कि आप कितने डायमेंशन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, विकल्प पूछने का उद्देश्य ये है। और नंबर 2, आप जो विकल्प चुन रहे हो ना, विकल्प उसमें क्या प्रशासनिक मूल्य को आपने महत्व दिया कि नहीं दिया, वही पर चेक कर लेगा यूपीएससी कि आपके अंदर वो सारे नैतिकता मानवीय मूल्य है कि नहीं है। खत्म कहानी। और आपने कह दिया नहीं संवेदनशीलता प्राइमरी है, कानून को इग्नोर कर दिया, तो जानते हो क्या होगा? इसका मतलब आपके लिए कानून सेकेंडरी है। और कई बार संवेदनशीलता को महत्व देने के कारण आपने कानून और संवैधानिक मूल्यों को इग्नोर कर दिया है। आप लाख अच्छा लिखो, उस केस सर्टिफिकेट काट के जीरो कर देगा वो, उस केस स्टडी को काट के जीरो कर देगा। इसे देखो 250 में लोग नंबर क्यों पाते हैं, 70-80 पाते हैं। क्यों? एक पॉइंट आपको गलत हुआ ना, आपको लगा ओ ये मैंने इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया है, अब केस स्टडी 25 नंबर की जीरो हो जाएगी आपकी। कोई मतलब ही नहीं रह गया। मेन चीज तो वही है, तो वो चेक यही करना चाहता हो। आपने देखा होगा प्रत्येक विकल्प के गुण दोष की बात करता है वो, विकल्प की विविधता पूछता है और विकल्प के गुण दोष की बात, गुण दोष पूछने का उद्देश्य क्या उसका। सिंपल चीज है, हम जब किसी विकल्प के गुण दोष की बात करते हैं तो आप दोनों पक्षों को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आप ऐसा ना हो कि आप केवल गुणों की बात करो, दोष को इग्नोर कर दो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, हम्म 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 हम्म। एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर यदि हम विवेकशीलता की बात करते हैं, प्रशासनिक विवेकशीलता की बात करते हैं, वहां भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, कानून बन गया वैसे कम नंबर है। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, एक मेंबर स्वतंत्र किसको कितना नंबर दे, उसको पावर मिला हुआ है, वहां कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी चेक करना है। हो सकता है उस ब्यूरोक्रेट की नजर में आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो। इसलिए कई बार होता क्या है, विवेकशीलता उपलब्ध होती क्यों है कि परिस्थितियों के अनुरूप आप कानून को बदल दो। आप पूरी बात ध्यान दो, आप कानून में परिवर्तन कर दो परिस्थितियों के अनुरूप, इससे विवेकशीलता का अधिकार दिया गया है। लेकिन वहां यह नहीं है कानून को बदलने का अधिकार है, कानून की कीमत पर विवेकशीलता की बात नहीं की गई है, क्योंकि कानून का शासन प्राइमरी है। हाँ, हम्म, बिल्कुल नहीं। आप विवेक एकदम दिया जाता है, विवेकशीलता उपलब्धि इसलिए कराया गया। मैंने बहुत सारी परिस्थितियां जब विवेकशीलता जरूरी है, जैसे सिंपल चीजें, मैंने क्या कहा, सबके अलग अलग कल्चर है और एक कानून से सभी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, अंततः उनके कल्चर डाइवर्सिटी क्या होगी, खत्म होगी। नंबर 2, अनेक ऐसी परंपराएं हैं
अब वो परंपराएं उनके कैरेक्टर का अंग बन चुका है। हाँ, हाँ, कैसे किया जाए। पर एक चीज, हम विवेकशीलता का उपयोग तो करेंगे, पर कानून के विरोध में जाकर नहीं। याद रखना है, कानून के विरोध में जाकर नहीं। इसलिए जब कानून बनता है ना, तो आपने देखा होगा, कानून बनता है तब जनजातीय समाज को कुछ छूट देते हैं, पर विभिन्न जनजातियां हैं। अब किस जनजाति को कितना दिया जाए, यह प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि हर जनजाति की परिस्थितियां अलग अलग है। अब उसके अनुरूप क्या होगा, पहली बात। नंबर 2, जब डिजास्टर की स्थिति पैदा होती है, आपदा पैदा होती है ना, आपदा, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो कई बार क्या होता है, आपदा में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है, आप मूल्यांकन करो और उसके अनुसार आप निर्णय लो। क्योंकि आपदा में हर कोई पीड़ित नहीं होता, कुछ लोग बच भी जाते हैं। किसी का कच्चा मकान तो बह गया, किसी का पक्का मकान बच गया, वहां प्रशासनिक विवेकशीलता जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए, वहां होगा क्या, वहां विवेकशीलता सबसे बड़ी चीज अवसर की समानता को मजबूत करता है। क्योंकि कानून तो बना है, जनजातीय समाज को उन्हें छूट दे दी है, लेकिन विभिन्न जनजातियों में किसको ज्यादा अवसर मिले, यह प्रशासनिक विवेक पर निर्भर है। तो अवसर की समानता, सारी बातें मजबूत होती है विवेकशीलता से। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें कि आपदा आई, सभी लोग आपदा से प्रभावित नहीं होंगे। आपदा से जब लोग प्रभावित होते तो देखा जाए मात्रा अलग अलग होती है, कौन ज्यादा प्रभावित हुआ, कौन कम प्रभावित हुआ, पर ऐसा कोई कानून है ही नहीं। तो क्या होगा, उस समय वह ब्यूरोक्रेट मूल्यांकन करेगा, उसके अनुसार संसाधनों का आवंटन करेगा। क्यों, ताकि न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो। बातें समझ में आ गई, प्रशासनिक विवेकशीलता। तीसरी चीज हम बात करें, कई बार होता क्या है, कई बार कोई ऐसी विषम परिस्थिति क्रिएट हो गई है, विषम परिस्थिति क्रिएट हो गई है, जहां जहां उस कानून के अनुसार शासन का संचालन कठिन हो जाता है, और कई बार वहां के कल्चर को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ता है। तब क्या होगा, तो अपवाद स्वरूप वह ब्यूरोक्रेट अपने विवेक का प्रयोग करता है। वो बातें समझ में आ गई। तो क्यों विवेकशीलता क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज फिर मैं कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, सेवाओं की वितरण की बात तो की जाती है, और सेवाओं की वितरण के लिए कानून बना, लेकिन जब वितरण किया जाए तो कब किया जाए, किस क्षेत्र में ज्यादा करना है, ये विवेक पर निर्भर है। रीजन क्या चीज है, कि जो डिजास्टर है ना, वो फिक्स नहीं है कि डिजास्टर कहां आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है दिल्ली में कल बारिश आई जबरदस्त तरीके से, तब तो क्या होगा, जो भी रिसोर्स है उसका अधिकतम उपयोग दिल्ली में करना होगा। सारी बातें, यदि वह बिहार में आ गई तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जितने रिसोर्स हैं उसका उपयोग कहां करना होगा, बिहार में। सिंपल चीजें, कई बार क्या होता है, आपदाएं परिस्थिति सापेक्ष होती है, और वहां ब्यूरोक्रेट को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा कानून बन ही नहीं सकता। इसलिए विवेकशीलता जरूरी है। पर एक प्रश्न, कई बार विवेकशीलता का दुरुपयोग होता है, जिसकी बात हम लोग करें, यही जाके करप्शन को क्या करता है, जन्म दे देता है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे।